तो हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल सीयूटी सुपर हिट्स बाय टॉप रैंकर्स। एंड बच्चों, मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ एक बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेके। बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग यहाँ से आप तैयारी करना चालू कर चुके हैं 2026 में जो भी सीयूटी देने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर के 2026 में जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक ऑब्वियस है माइंड में यही चलने वाला है कि सीयूटी सीयूटी का क्या करना है, कैसे करना है, समथिंग समथिंग समथिंग। बट फर्स्ट डे पे सबसे पहला ऑप्शन या सबसे पहली जो चीज होती है वो ये होती है कि आपको आपके एग्जामिनेशन के बारे में पता हो, आपको आपके सिलेबस के बारे में पता हो, ताकि हर चीज उसी के अराउंड एंड अराउंड आप प्लान कर पाओ और एग्जीक्यूट कर पाओ। तो ये सेशन में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि न्यू सिलेबस डिस्कशन एंड इकोनॉमिक्स का 2026 की बात हो रही है। बट अगेन उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑल दो सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, ऑब्वियस है क्या सिलेबस है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, समथिंग सारा ओवरव्यू मैं आप लोग को देने वाला हूं। बट उससे पहले एग्जाम के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन में ऑल दो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं। यानी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस दोनों चीजें मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न। तो बेसिकली ऑल दो अगर हम बात करें सीयूटी 2022, 2023, 2024, 2025 ऑलरेडी हो चुका है, काफी चीजें देखने को ऑलरेडी मिल चुकी हैं। बट अगर मैं आपसे रिसेंटली बात करूं 2025 में क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ, उसी के अराउंड एंड अराउंड अगर हम ओवरव्यू लें और अपने 2026 के लिए थॉट प्रोसेस डेवलप करें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो कब होगा भाई। तो अराउंड एंड अराउंड आपको मई 2026 में आपका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, 2026 के मई 2026 में आपको आपका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। अब जब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में ऑल दो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 50 क्वेश्चंस पूछेंगे। कितने पूछेंगे, तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कितने करने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कितने करने, तो आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, यानी 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको पूरे करने। कोई भी चॉइस आपके पास नहीं होगा। इज इट? तो ये आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया कि कोई चॉइस आपके पास नहीं है। ठीक है, बढ़िया। एंड इन 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, तो आपके पास 60 मिनट्स होंगे। कितने होंगे भाई, तो आपके पास 60 मिनट्स होंगे। ये भी आपको क्लियर रखना है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि 60 मिनट। इज इट? हर एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन अगर आपका सही जाता है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कितने? 5 नंबर मिल जाएंगे, है ना, 5 मार्क्स। ठीक, और अगर एक आपका गलत जाता है तो आपके -1 यानी -1 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो ये आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्लियर रखना है। अब बात होगी कि सर ये 50 क्वेश्चंस आएंगे किस सेक्शन से, तो भाई इकोनॉमिक्स में, क्योंकि सर हमारे माइंड में ना बहुत सारा कंफ्यूजन चलता है कि सर इकोनॉमिक्स में माइक्रो भी होता है, मैक्रो भी होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स भी होता है, स्टार्ट भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा सिलेबस जो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, वो पूरा सिलेबस आपका क्लासिफाइड है माइक्रो एज वेल एज मैक्रो फॉर द सीयूटी 2026। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है कि माइक्रो एंड मैक्रो पे आपका पूरा सिलेबस बेस्ड है, यानी 50 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे। एंड वो आपको पूरे कितने, अगर आपने मान लो कि मैंने 50 क्वेश्चंस पूरे कर लिए तो मुझे 50 क्वेश्चंस में 5 नंबर के हिसाब से मुझे 250 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी पूरे 250 का पेपर है। और मेरा टारगेट होगा यहाँ से इस सब्जेक्ट के लिए कि 250 में से 250 नंबर मुझे पूरे कंप्लीटली लेकर के आने हैं। एंड उसके लिए मैं इस सिलेबस वाला सेशन पूरा कंप्लीटली गो थ्रू कर रहा हूं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं डिटेल एनालिसिस की आपके सिलेबस की। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपका जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोर्स, 2 कोर्स में आपका पेपर होगा, यानी कि आपका जो पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स है या इकोनॉमिक्स का जो पूरा आपका सिलेबस है, तो आपने बोला यहां पर क्या कि इट विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कोर्सेज। पहला कोर्स है पूरा माइक्रो कंप्लीट करना है एंड जो टॉपिक्स है मैं आपको बताऊंगा। देन पूरा मैक्रो कंप्लीट करना है, जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो टेंशन वाली बात है ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया माइक्रो वाले पूरे पार्ट में ऑल दो अगर हम देखें तो अभी 2025 में आपको देखने को मिले हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यानी अराउंड 30 एंड 20 का वेटेज रहा है। बट ऑब्वियस है इस पे हमारे 2026 में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्लैरिटी हमें जनवरी फैब में जब वो सैंपल पेपर एंड ऑल चीजें रिलीज करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। बट स्टिल अभी हम ये मान के चलते हैं कि माइक्रो ज्यादा पूछा जा रहा है एज कंपेयर टू मैक्रो, और माइक्रो में पूछे जाने के जो एरियाज हैं वो भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मैक्रो, इसीलिए मैक्रो से ज्यादा पूछा भी जा रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, उसमें आपका व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको कवर करना है।
देन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जिसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो ये जो तीन चीजें हैं जिसमें और डेप्थ नॉलेज है कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस है तो वो कैसे डिसाइड होता है, इफ यू टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस तो लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो ये सब कुछ आपको देखने मिलता है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सिलेबस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एलोकेशन रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये टॉपिक्स नहीं दिख रहे हैं, तो क्या सर ये टॉपिक्स रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। इंट्रोडक्शन लिख दिया, काम खत्म है। हर चीज जो आपके मैक्रोइकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस की गई है वो आपको कवर करनी है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर पीपीसी कर्व अगर लिख दिया गया और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दिया गया तो ये अपने आप में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल, तो यानी इस चैप्टर को मैं क्या बोलूंगा, थ्योरी, भी थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज प्लस यहाँ पर हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि पीपीसी कर्व पे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता था इस साल भी, और 2026 में भी नहीं होगा कि पीपीसी कर्व से क्वेश्चन नहीं आए। तो पीपीसी कर्व का पूरा, चाहे वो शेड्यूल्ड हो, ग्राफ हो, या उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज हो, थ्योरी हो, या एमआरएस हो यानी मार्जिनल ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल, सारे टॉपिक्स आपको पीपीसी से रिलेटेड कवर अप करने एनी हो भी। आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं इसी इसी कैटेगरी में, यानी कि माइक्रोइकोनॉमिक्स में ही अगला चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर तो आ ही रहा है, साथ साथ में डिमांड भी पूरा बोल दिया गया। इसमें टॉपिक्स बोले गए भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पूरा मीनिंग यानी अगेन थ्योरी, एंड उसके बाद पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे वो वन गुड्स की बात हो, एक गुड्स कंज्यूम करने की बात हो, चाहे दो गुड्स कंज्यूम करने की बात हो, चाहे कार्डिनल अप्रोच हो, चाहे ऑर्डिनल अप्रोच हो, तो ये सब कुछ कवर अप है, ठीक है। देन उसके बाद चाहे यूटिलिटी, जिसमें हम लोग डीएमयू लिख देते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको कवर अप करना है। और देखो 1 and 2 गुड्स दोनों आपको कवर करना है। तो यहाँ पर मैं ऑल दो लिख भी दूंगा कि भाई कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल, कार्डिनल और एज वेल एज ऑर्डिनल, ये सारी चीजें आपको कवर होती दिखेंगी। ओके, देन बच्चा हम बात करेंगे डिमांड को लेकर के। तो डिमांड में मार्केट डिमांड आएगा, इंडिविजुअल डिमांड नहीं दिख रहा, बट इंडिविजुअल डिमांड अंडरस्टूड है कि डिमांड मतलब ही इंडिविजुअल डिमांड है। तो डिटर्मिनेशन डिमांड है ना, चाहे वो मार्केट की हो चाहे इंडिविजुअल की हो, तो डिटरमिनेंट्स आपको सारे करने हैं। डिमांड शेड्यूल पूरा आना चाहिए, बिना डिमांड शेड्यूल के डिमांड कर्व मुश्किल है। देन मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट, ये सब कुछ। तो डिमांड एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, बिकॉज अगर आप डिमांड कंप्लीट करते हो तो ऑटोमेटिकली सप्लाई में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो डिमांड में इलास्टिसिटी वाला टॉपिक इस साल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछाने वाला टॉपिक माना गया, और सबसे ज्यादा टिपिकल टॉपिक भी माना गया, बिकॉज इसी में सेम टॉपिक्स लिमिटेड कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट करते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एंड अपनी प्रायोरिटी पे रखना है कि डिमांड चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा टाइम देकर के अपना सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाना है। तो यहाँ पर परसेंटेज मेथड हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, एंड ज्योमेट्रिक मेथड हो गया, यानी इलास्टिसिटी निकालने के जितने भी मेथड्स होते हैं एनसीईआरटी में वो सब कुछ कवर करना है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि एनसीईआरटी की स्पेशल इंफॉर्मेशन को वी कांट मिस, क्योंकि इस साल जो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर आउट ऑफ द सिलेबस पेपर था 2026 में, आप लोग रेडी रहिएगा कि कुछ आपको एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस होते हैं, समरी होती है, इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, तो छोटी छोटी चीजों में मेंशन होते हैं, और ऑल्दो हम लोग कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं बट ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो अगेन कोई भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, खासतौर पर माइक्रो, तो माइक्रो के लिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को रीड करना इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा बड़ी लर्निंग्स हमारी निकल के आ रही 2025 से 2026 वालों के लिए कि हमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना है, या लाइन बाय लाइन से जो एमसीक्यूज बनते हैं उन एमसीक्यूज का पार्ट बनना है, जो सुपरग्रिड्स आपको प्रोवाइड करता रहा है हमेशा। हमारे जो 2025 के एस्पिरेंट थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा, बिकॉज उनको भी वो चीजें लाइन बाय लाइन कराई गई थी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देन आगे चलते हैं बच्चा, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड एक और इंपॉर्टेंट यूनिट कह सकता हूं मैं, बिकॉज इस थर्ड यूनिट के अंदर अपने आप में बहुत सारे चैप्टर्स है। एंड उसमें कौन कौन से चैप्टर्स बच्चा? तो प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में जैसे देखा गया है रिटर्न ऑफ फैक्टर्स एंड रिटर्न टू स्केल, तो यहाँ पर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों कवर करना है बच्चा आपको, है ना। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में दोनों बोलूंगा आपको कवर करने के, बिकॉज दोनों से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे लॉन्ग रन छोड़ देते हैं, बट लॉन्ग रन आपको नहीं छोड़ना है, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको कंप्लीट करके ही पहुंचना अपने एग्जामिनेशन में। देन बोला कि बच्चा सप्लाई में मार्केट सप्लाई, जिन सेम जो डिमांड्स के लिए सारी चीज बताई गई थी, चाहे वो डिमांड शेड्यूल हो वैसे सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड द थिंग इज की मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट सप्लाई, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी एंड ऑल सारी चीजें, जिसमें तीनों मेथड्स यहां भी आ रहे हैं। यानी इलास्टिसिटी डिमांड के लिए भी, इलास्टिसिटी
सप्लाई के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगेन जितना मेहनत आपने डिमांड पे किया होगा उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा आपके सप्लाई वाले चैप्टर पे। तो काफी ज्यादा चीज है और अपने आप में मैं मान लेता हूँ कि आधा माइक्रो यहाँ पे खत्म हो जाता है, आधे से ज्यादा इवन। मतलब अगर माइक्रो को आप बोल रहे हो 5 चैप्टर, तो 5 में से ना समझ लो कि मैक्सिमम पोर्शन जो है ना सप्लाई तक में खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद कॉस्ट और रेवेन्यूज जो कि सिमिलर ही होते हैं, है ना, कॉस्ट रेवेन्यूज। तो कॉस्ट में भी आपको समझना है बच्चा, शॉर्ट रन यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट मैं आपको बोलूंगा लॉन्ग रन भी आपको कवर करना है, लॉन्ग रन भी कवर करना है। एंड यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, इसका सारा कॉन्सेप्ट चाहे वो ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आप लोगों का प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो रिलेशन बिटवीन टीसी एमसी टीसी एसी समथिंग, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम सीयूटी के एस्पिरेंट हैं, हम सीयूटी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें एक भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते। और हमें एनसीईआरटी अगेन ये वाली यूनिट में भी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर सारी चीज आ गई। देन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अपने आप में एक चैप्टर है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिक्स कर दिए गए, बट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो एनसीईआरटी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन विद द हेल्प ऑफ एमसीएनएमआर एंड ऑल। चलिए ना, अपने एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो एक और यूनिट के नाम पे दिया हुआ है, फोर्थ यूनिट, की फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इस साल काफी क्वेश्चन से आते देखने के लिए मिले। एंड माइक्रो को जो टिपिकल माना जा रहा था वो यहीं पर है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, समथिंग समथिंग इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स यानी जो देखा जा रहा है, फॉर्म ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम प्राइसेस, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट डिमांड सप्लाई, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इससे आपके सबसे ज्यादा, अगर आप मुझे बोलोगे ग्राफ के रिलेशंस वाले क्वेश्चंस कहां से आए या कहां से आते हैं, तो एक ये वाला चैप्टर एंड एक ये वाला चैप्टर हो गया, जहां से ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रिलेशंस वाले क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं बच्चा, सिंप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड डिमांड। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोग पूरा का पूरा लर्निंग्स होंगी इस 4 यूनिट की, वो आपको आपके जो टीचर्स हैं इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है कि ऑल दो जो एनसीईआरटी की लर्निंग्स है उसके बेसिस पे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको कराए जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन में पहुंचे। तो उन्होंने पहले ही बता दिया आपको कि यार द टीचर्स कैन बी गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इन द इशू रैशनिंग फ्लोर, यानी कि भाई प्राइस फ्लोर, है ना, या प्राइस सीलिंग एंड ऑल। तो ये वाला टॉपिक भी यहां से आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये सारी चीजें हम एनसीईआरटी से कवर अप करेंगे, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी मानेंगे। और माइक्रो इस साल सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा टेंशन बना है फॉर द कॉमर्स एस्पिरेंट, फॉर द ह्यूमैनिटीज एस्पिरेंट एज वेल, उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर में क्रैक करने वाले सबसे ज्यादा मार्क्स हम इकोनॉमिक्स में लेके आएंगे। एंड सबसे ज्यादा क्या होता है, फुल मार्क्स लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए अगेन इसी थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले एक चीज जो मुझे आप लोग को बता रही है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में, बहुत टाइम खराब कर लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उनका यही सोचने में कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, सीयूटी को रेडी कैसे करें, समथिंग समथिंग। तो मैं आपको बस ये बोलूंगा कि आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज सुपर गेट्स आपके साथ आपकी जर्नी में यहां से लेकर टिल योर एग्जामिनेशन हमेशा अवेलेबल रहेगा। एंड उसी में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में यहाँ पर मैं शेयर कर दूं कि आप लोग अपना अपना जो स्लॉट है एक बुक कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जिसमें आप 1-to-1 बात कर लो। बिकॉज होता ही है, मेरे को भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मैं भी सोचता हूँ कि सबसे पहले यार किस पर्सन को मैं फोन लगाऊं जिससे बात करके मैं डिस्कस करके जो एक्सपर्ट उस चीज का और मुझे समझा दे, देन मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ जाऊं, ताकि मेरे माइंड में जो बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे जो मेरा टाइम खराब करेंगे, जो मेरे स्किल्स को और या मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को और कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करेंगे, तो ऐसी चीजें ना हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं किसी एक्सपर्ट से बात करूं। वैसे ही अगर आपके माइंड में भी ऐसे कंफ्यूजन थॉट चल रहे हैं, तो आप लोग सुपरग्रिड्स पे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए एंड आपके साथ में एक्सपर्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आप 1-to-1 उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो एंड सारी चीजें अपडेट कर सकते हो कि भाई हमें एग्जैक्ट किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सो ऑल दो भाई आप सबको पता है जैसा कि हमारा टारगेट है और हम किस मिशन में निकले हैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पर, कि 2026 में हमारे हर स्टूडेंट का जो लास्ट मार्क्स होगा वो 1000 आउट ऑफ 1000 होगा। यही हमारा थॉट है, ये हमारा गोल है एंड यही आप लोग का भी गोल है। तो साथ में मिलकर हम इसको अचीव भी करेंगे। चलिए तो अगेन मैं आपको बता दूं कि भाई बुक योर स्लॉट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड फटाफट जल्दी से अभी इस सेशन को रोक करके फटाफट जाइए एंड पहले फॉर्म फिल कीजिए, फिर इस सेशन में आगे मैक्रो का पोर्शन आपका वेट कर रहा है। तो चलिए भाई मैक्रो की बात कर लेते हैं। मैक्रो एज सच आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा होगा, तो हम मैक्रो को भी यहाँ पे समझ लेते हैं एंड बात करते हैं कि मैक्रो में क्या सीन है। तो भाई इंट्रोडक्टरी टू मैक्रोइकोनॉमिक्स, ठीक है। तो भैया इसमें नेशनल इनकम, ऑल दो नेशनल इनकम को मैं आपको बता दूं कि भाई नेशनल इनकम हमेशा थ्योरी
एज वेल एज कॉन्सेप्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल, हर चीज के लिए जाना जाता है। मतलब आप समझ लो कि आपका प्रैक्टिकल भी आ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, आपका थ्योरी भी आ सकता है। हर चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़े तो इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल मान के ना पढ़े, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी मान के ना पढ़े। ओवरऑल अगर आपको पूरे ही मार्क्स चाहिए, हर तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आप केपेबल होना चाहते हो, तो इस चैप्टर का देखने का नजरिया अभी चेंज कर दीजिएगा कि हमें इस तरीके से देखना है कि चैप्टर की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज के थ्रू क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा एंड बात करते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर, जो मैक्रोइकोनॉमिक्स का पूरा मीनिंग है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना। एंड इंट्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल है। देन उसके बाद बच्चा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसी कैटेगरी में आएगा। देन उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, ये जीडीपी डिफरेटर वाले जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपका आ जाएगा, है ना। देन नेशनल डिस्पोजल इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, 100% क्वेश्चन आएंगे ग्रॉस नेट में प्राइवेट इनकम। देन पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ये आपको देखने मिलेगा। देन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड साथ ही साथ में एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये सारा ही नेशनल इनकम आप लोग को कवर करना है। एंड ऑल दो मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा, बार बार बोलोगे सर एक ही चीज आप लिख रहे हो, बिकॉज इस साल का जो सबसे बड़ा सर दर्द था उसको हम दूर करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। बहुत सारे बच्चे जो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहे थे वो एनसीईआरटी को लास्ट में पढ़ के गए एंड वो स्कोर कर पाए। तो इसका मतलब हमें स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी पे गो थ्रू करना है, काम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चा, एक और इंपॉर्टेंट यूनिट जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट। कहने के लिए बहुत छोटा लगता है, सबसे बड़ा चैप्टर ये, इवन नेशनल इनकम से ज्यादा बड़ा चैप्टर है। तो भाई आपको समझना है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का होल कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट सारे पढ़ने आपको, सारे कंपोनेंट्स। और यहाँ पे 2 सेक्टर और 4 सेक्टर दोनों के कंपोनेंट्स कंप्लीट करेंगे। 4 सेक्टर में क्या कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, एग्रीगेट सप्लाई के, आप सबको बताना चाहिए। देन बच्चा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, चाहे इसमें एवरेज हो चाहे मार्जिनल हो, है ना। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, है ना, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज, पूरी फॉर्मुलेज, सब कुछ, सारे रिलेशंस, कंपैरिजन, हर चीज आपको कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मैक्रो से पूछे गए थे तो ये इसी चैप्टर से थे। देन उसका बच्चा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, आप लोग इसको छोड़ देते हो हमेशा, बट फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, डेफिसिट डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर कवर करनी है। साथ ही साथ में 2 सेक्टर मॉडल, सब कुछ बोला। देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, प्रैक्टिकल अगर चैप्टर का आता है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इट इज नॉट इवन पॉसिबल कि इस चैप्टर से वो क्वेश्चन फ्रेम कर पाए। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, ये थ्योरेटिकल एज वेल एज ग्राफ। इसका ग्राफ अपन को एनी हाउ भी रेडी करना है, बिकॉज ग्राफ के बिना किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो ये आपको अभी से याद रखना है। ठीक है, देन मेजर भी कि एक्सेस डिमांड से ओवरकम कैसे किया जा सकता है एंड डेफिसिट डिमांड से ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कैसे इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचा जा सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये ओवरऑल सारा थॉट आपको इस चैप्टर से मिलना चाहिए। और अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि इस चैप्टर को अगर आप सोचते हो कि मैं पढ़ लूंगा और पढ़ के दे दूंगा एग्जाम, आ जाएंगे फुल मार्क्स, नहीं आएंगे जब तक आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोई चीज कर रहे हैं हम लोग तो उसका क्या इंप्लीमेंट है, क्या इंपैक्ट है रियल लाइफ के अंदर, तब तक इस चैप्टर में आप स्ट्रेंथ नहीं बना पाएंगे। तो इस चैप्टर को जब पढ़ रहे होगे तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेकर के अपन को कवर करना है, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे क्रिएट किए जाते हैं तो आप 100% उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ और स्कोर कर पाओ। ओके, चलो नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है, मनी इन बैंकिंग। तो मनी इन बैंकिंग भी अपने आप में एक काफी डाइवर्सिफाइड चैप्टर, बिकॉज लगता है लिमिटेड कॉन्सेप्ट वाला है चैप्टर है, बट बहुत सारी चीजें। तो मीनिंग एवोल्यूशन ऑफ फंक्शन, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शंस, ठीक है, एंड रीसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इशू इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये आपके लिए एक एड ऑन है जो आपको कवर करना है। बाकी चीजें तो आपको कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, मनी का पूरा सारा थॉट, बार्टर सिस्टम एंड ऑल सब कुछ पढ़ना है। मनी सप्लाई में यहाँ पे लिख दूंगा आपको कि मनी सप्लाई आपको कवर करना है, तो ये मनी सप्लाई वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझना है बच्चा कि 2 केस स्टडीज आती है एंड 2 केस स्टडीज के लिए इस बार मनी इन बैंकिंग को काफी यूज किया गया। जैसे आपको पता है कि भाई 5 नंबर की एक केस स्टडी, 5 नंबर की एक केस स्टडी, तो एक बार इस बार माइक्रो से देखी गई है एक केस स्टडी, और एक केस स्टडी मैक्रो से देखी गई। तो मैक्रो में जीएसटी, है ना, जीएसटी वाला पोर्शन हो गया, या मैक्रो के अंदर आपका मनी इन बैंकिंग डिमोनेटाइजेशन वाला सेक्शन जो हो गया वो काफी ज्यादा यूज किया गया इस बार केस स्टडी बनाने के लिए। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन के वैरायटीज कितने सारे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलो नेक्स्ट यूनिट है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो आप देख सकते हो जितने सारे कॉम्पोनेंट्स दिख रहे हैं, जितनी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है वो है भी उतनी सारी, क्योंकि आपको गवर्नमेंट एंड बजट का सिर्फ मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स नहीं बचा, ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर होने चाहिए। खासतौर पर क्लासिफिकेशन रिसीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि भैया रिसीट 2 तरह के होते हैं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारे क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए।
विद एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल्स यानी कि हम इंडियन बजट की बात करेंगे हमेशा, और इंडिया के बजट में हम बोलेंगे क्या रेवेन्यू रिसीट है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल रिसीट है और क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको एनीहाउ भी पता होना चाहिए। देन बच्चा बैलेंस में सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट वाला टॉपिक कंप्लीट करके जाना है, उसका मीनिंग और साथ साथ में इंप्लीकेशन वर्ड भी लिखा हुआ है कि कैसे इंप्लीमेंट होता है। देन रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में क्या डिफरेंसेस है, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपके। एंड लास्ट में बोला गया है कि डाउनसाइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इंप्लीकेशन, कि गवर्नमेंट का रोल इन सब चीजों में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये सिलेबस जो है ना अपने आप में बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है। एंड आप देखोगे माइक्रो अपने आप में एक पोर्शन था, मैक्रो अपने आप में पोर्शन था। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना नहीं चालू करोगे तो कहीं ना कहीं एंड में आकर के आप जल्दबाजी में कम कम टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करोगे, जो कि आपके लिए वर्थ इट नहीं होंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो अगर ये सारे टॉपिक्स की डिमांड है एनटी कर रहा है सीयूटी के अंदर, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करके ही पहुंचना है। लास्ट यूनिट की अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें कंप्लीटली फिक्स फ्लेक्सिबल, जिसको हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं, तो फ्लोटिंग के साथ साथ ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। डी डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, तो बच्चा ये फॉरेन एक्सचेंज का हर क्वेश्चन आपको ग्राफ के थ्रू आना चाहिए कि कब एप्रिसिएशन, कब डेप्रिसिएशन करेंसी, या कब रिवैल्यूएशन का डिवैल्यूएशन हो रहा है, ये हर चीज आपको ग्राफ पॉइंट से आना चाहिए, तब आपके वर्थ इट, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर है बच्चा, एंड आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होंगी एंड इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं जा रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चंस सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हो कि भाई सबसे ज्यादा शॉकिंग या डाइवर्सिफाई वाले क्वेश्चंस के पैटर्न जो है वो इको में ही देखने को मिले हैं। मैं यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूँ और ये पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न वही सेम चीज, सीक्वेंस। किसी किसी स्लॉट में आपको ऑथर्स वगैरह के कुछ नाम देखने के लिए मिल गए, है ना। फिर हम कुछ बोलेंगे कि भाई बेसिकली एनसीईआरटी के सीधे सीधे जो बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछेगा और इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन सीक्वेंस वाले थे, ठीक है। देन ग्राफ के रिलेशंस वाले क्वेश्चंस जो थे, रिलेशंस हर चैप्टर में जहां पे भी रिलेशंस ऑफ ग्राफ्स है या कर्व्स है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आप बोल सकते हो कि सर जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इस साल बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं देखने मिले, बट नेक्स्ट ईयर आपके न्यूमेरिकल्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपको रेडी रहना है, आपको रेडी रहना है कि भाई रिलेटेबल क्वेश्चंस के लिए। और ये रिलेटेबल का मतलब बहुत लेट समझ में आता है, मैं अभी बता देता हूँ कि रिलेटेबल क्वेश्चन का मतलब है जैसे हमारा अगर मनी इन बैंकिंग पढ़ रहे तो डिमोटाइजेशन पूछा जा सकता है, अंडरस्टूड है। और डिमोटाइजेशन की डेट पूछ ली जाती है, जीएसटी की डेट पूछ ली जाती है, इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट कब है। गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कोई आपका करंट सिनेरियो पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोविड-19 पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे रिलेटेबल क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप अपने आप को सीयूटी 2026 का सबसे बेस्ट लाइक स्टूडेंट मानते हो या अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट करना चाहते हो, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखोगे तभी जाके आपकी प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट होगी, इज इट। तो चलिए भाई, ऑल दो अगेन सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं फिर से बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि अगर अभी भी आपने सेशन को रोक करके अपना फॉर्म नहीं फिल किया है तो जल्दी से जाइए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, लिंक को क्लिक करो एंड फॉर्म फिल करके। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके साथ में एक्सपर्ट्स कनेक्ट होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में और आपके साथ में बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे एंड फिर आप आगे बढ़ सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, जो आपकी प्रिपरेशन को 2x कर देगा। एंड आपका जो भी गोल है उसको हम डेफिनेटली मिल करके अचीव करेंगे, जैसा हम हर साल यहां पर करते हुए हैं। सो ऑल दो बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलता है आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारे नॉलेज इंफॉर्मेशन के साथ। अभी लेते ही थैंक्स सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।